शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर। खंड 5 अध्याय 4 भाग 1 आदतें एवं नजरिया। पहले आप आदत को पकड़ते हैं। जब आप कोई आदत चुनते हैं तो आप उस आदत का नतीजा भी चुनते हैं। अच्छी आदतें हासिल करना मुश्किल होता है, परंतु उनके साथ रहना आसान होता है। बुरी आदतें हासिल करना आसान होता है, परंतु उनके साथ रहना मुश्किल होता है। लगभग बिना किसी अपवाद के बुरी आदतें धीरे धीरे एवं सुखद रूप से आती हैं, और अधिकांश मामलों में इससे पहले कि आप जान पाएं कि आपको ये आदत है, आप उसके आदी हो जाते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं होती, या होती भी है तो बहुत कम। हालांकि हमें अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो धूम्रपान करना या शराब पीना या नशीली दवाओं का सेवन करना सीख लेते हैं, बावजूद इसके कि इन आदतों को हासिल करने में उन्हें शुरू में तकलीफ हुई थी। धूम्रपान करने पर एक नज़र डालें, जिसे मनोवैज्ञानिक मुर्रे बैंक्स निश्चित रूप से हीन भावना का संकेत मानते हैं। आप याद करें कि संभवतः आपने पहली सिगरेट गिरोह में से एक होने के लिए ली थी। आपके पूरे शरीर ने विरोध किया था और कहा था नहीं नहीं, तथापि आपने अपने शरीर को सिगरेट स्वीकारने के लिए बाध्य किया। आप अपने साथियों के समूह को ये दिखाने पर तुले थे कि आप भी बड़ा लड़का या लड़की हो सकते हैं और उसी तरह धूम्रपान कर सकते हैं जैसे कि वे करते हैं। याद कीजिए, जब आप पहली बार हवा में धुएं का छल्ला उड़ा रहे थे तो कितना गर्व महसूस कर रहे थे, और फिर आपने एक छल्ले में से दूसरा छल्ला बनाकर उड़ाया था। जब आपने पहली बार बिना दम घुटे धुआं अंदर लिया था तो आप कितने रोमांचित थे। आपने उस समय स्वयं को कितनी परिष्कृत रुचि वाला महसूस किया था, जब आपने बात करने के साथ साथ मुंह से धुआं निकालना सीख लिया था। और क्या आप उस समय रोमांचित नहीं थे जब ये सब चीजें लापरवाही के साथ करते थे, बिना ये जाहिर किए कि आप इस क्लब में नए आए हैं? क्या ये अच्छा नहीं होगा यदि आप सिगरेट को उतनी ही आसानी से अलग करते हैं जितनी आसानी से आपने इसे उठाया था? संयोगवश यदि आपको धूम्रपान के प्रभावों की थोड़ी सी भी चिंता है तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि डल्लास में हमारा एक क्लिनिक है जिसमें 11 वर्षों तक 2700 लोगों पर एक नई तरह की सिगरेट का परीक्षण किया गया है, जिसमें आधा फिल्टर व आधा तंबाकू होता है। उनमें से एक भी व्यक्ति कैंसर का रोगी नहीं हुआ है। आपको ये दिखाने के लिए कि धूम्रपान करने के पीछे कितनी परिपक्वता या इसका अभाव रहता है, कुछ विद्वानों का अनुमान है कि अमेरिका में 5% से भी कम लोगों ने ये आदत 22 वर्ष की आयु के बाद हासिल की। ये बताना मैं इसलिए चाहता हूँ कि विचारशील व परिपक्व लोग जो धूम्रपान करने वालों को कितने भी समय तक देखते रहें, इस आदत को नहीं लगाते। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि जब से सिगरेट पीने और फेफड़े के कैंसर में संबंध स्थापित हुआ है, 21 करोड़ वयस्क व्यक्तियों और 1 लाख से अधिक डॉक्टर्स ने धूम्रपान करना छोड़ दिया है। परंतु आइए उस कहानी पर वापस चलें कि आप धूम्रपान की आदत कैसे लगा लेते हैं। हालांकि आपके शरीर ने बहादुरी के साथ और कुछ मामलों में मजबूती के साथ धूम्रपान का प्रतिरोध किया था, परंतु आपने अपनी अवस्था पर सिगरेट लादना जारी रखा। आपके शरीर ने फिर कुछ तालमेल बिठाए। असल में इसने कहा ठीक है मैं ये करूँगा, परंतु ये मुझे पसंद नहीं होगी। फिर आपने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें किसी भी तरह ये करना है। बाद में आपके शरीर ने और रियायतें दी और कहा मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों विरोध किया था, दरअसल ये इतनी बुरी भी नहीं है। इसके बाद भी आपके शरीर ने तब तक समायोजन किया जब तक कि आप धूम्रपान करने में आनंद नहीं लेने लगे। उस समय आपने मित्रों को बताया कि आप धूम्रपान करते हैं क्योंकि इसमें आपको आनंद आता है। आखिरकार आपने उन्हें आश्वस्त कर दिया कि व्यक्ति को कुछ न कुछ ऐसा करने की ज़रूरत होती है जिसमें उसे आनंद मिलता हो। आपने उन्हें ये भी बताया कि आप इसे जब चाहे छोड़ सकते हैं क्योंकि आप पहले भी इसे दर्जनों बार छोड़ चुके हैं। इसलिए वास्तव में ये कोई आदत नहीं है। अंततः आपके शरीर ने अपना अंतिम तालमेल बिठाया जब इसने पूरी तरह इस आदत को अपना लिया और आपसे सिगरेट की मांग की। फिर आदत आपको पकड़ लेती है। ये बात उन तमाम लोगों द्वारा साबित होती है जिन्हें सिगरेट खत्म हो जाने के समय से जब तक कि वे खरीद न लें, मांग न लें, उधार न ले लें या चुरा न लें, निकोटीन के दौरे पड़ते हैं। मैंने एक अन्यथा स्वस्थ 200 पाउंड के आदमी को 1/10 औंस से भी कम वजन की सिगरेट के लिए तड़पते देखा है। उस समय लगभग मेरी इच्छा हुई काश हम भावनाओं के बजाय तर्कशास्त्र के जीव होते, है ना? हाँ, आदतें कमजोर चीज होती हैं, जो मजेदार बल्कि दुखांत बात है।
वो ये कि बुरी आदतों के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है और इनसे बचा जा सकता है। इसके बावजूद लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो उन आदतों को, जो बुरी हैं, खर्चीली हैं और परेशानियां पैदा करती हैं, अपनाने का आग्रह करते हैं। तंबाकू के मामले में प्रयोग करने वाला पाता है कि आदत की जंजीरें इतनी कमजोर होती हैं कि महसूस नहीं की जा सकती जब तक कि वे इतनी मजबूत ना हो जाएं कि तोड़ी ना जा सके। जिस आदत को वे नहीं पकड़ने वाले थे, उस आदत ने उन्हें पकड़ लिया। नैतिकता या अनैतिकता आदतें हैं, दोनों सिखाने की अपेक्षा पकड़ी अधिक जाती हैं। एक पूरी तरह से नैतिक व्यक्ति एक धीमी प्रक्रिया में अनैतिक हो सकता है, जिसके बारे में लगभग पूर्ण रूप से पहले ही बताया जा सकता है। किसी अच्छे लड़के या लड़की का दुर्घटनावश या अनजाने में ऐसी स्थिति से सामना हो जाता है जिसे वे घृणा करते हैं और अरुचिकर पाते हैं। किसी दावत, भोज या सामाजिक उत्सव में उसे ऐसे समूह में खींचा जा सकता है जो मुक्त प्रेम, आजमाइशी विवाह, नशीली दवाओं का प्रयोग, पत्नियों की अदला बदली व शराबखोरी आदि में विश्वास करता है। हालांकि यदि समूह का कोई सदस्य किसी तरह से इस व्यक्ति से अपील करता है तो शुरू में प्रारंभिक विरोध व उन क्रियाओं के प्रति पूरी तरह से अस्वीकृत हो जाता है। रिश्ता आकार लेने की स्थिति में हो सकता है। अगर आगे संपर्क चालू रहता है तो घटनाओं का स्वाभाविक प्रभाव उस व्यक्ति को, जो मूल रूप से क्रोधित था, ऐसे लोगों की और अधिक संगति की ओर ले जाता है। चोर चोर मौसेरे भाई। मस्तिष्क एक अद्भुत लचीली यंत्र वाली है जो गजब का सामंजस्य और पुनर्गठन कर सकता है। पाप व अनैतिक कार्य जो मूल रूप से घृणा योग्य थे, उस स्थिति के कुछ अतिरिक्त प्रकटीकरण के बाद, जहां सहनशीलता सर्वाधिक इच्छित गुण बताया जाता है, विशेषतया यदि उसमें शामिल व्यक्तियों से वास्तविक लगाव हो जाए, स्वीकृति एक तरह से मौन अनुमोदन हो जाती है और फिर उलझाव। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान स्थिति को तर्कसंगत ठहराने का काम पूरी गति से आगे बढ़ता रहता है। यही बात कामोद्दीपक साहित्य व चित्रों यानी कि पोर्नोग्राफी पर भी लागू होती है। पोर्नोग्राफी के प्रभाव के बारे में येल यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल के प्रोफेसर अलेक्जेंडर एम बिकेल ने कड़े शब्दों में कहा था, इससे जो पैदा होता है वो एक नैतिक वातावरण है और नैतिक वातावरण ही आचरण को अंतिम रूप से ढालने वाला होता है। यदि कोई चीज़ कही जा सकती है, यदि ये दिखाई जा सकती है, यदि इसकी स्पष्ट रूप से समाज द्वारा अनुमति दे दी जाती है, तो समाज सोचने लगता है कि ये की भी जा सकती है या ये किए जाने योग्य है। एक समय में एक ग्रास। ज़्यादा खाना एक आदत है और बहुत से लोगों के लिए ये आदत उनके मन में इतनी गहरी बैठ जाती है कि उन्हें अपने भोजन की मात्रा की जानकारी ही नहीं रहती। इसकी शुरुआत सही अर्थों में परंतु गलत जानकारी प्राप्त माता पिता द्वारा की गई होगी, जो सोचते थे कि बच्चे को प्यार करने का मतलब होता है कि वो जो चाहे उसे उस वक्त दे देना। मेरी उम्र के लोगों में बड़ी संख्या में मोटे लोग पैदा हुए हैं क्योंकि मेरी पीढ़ी के माता पिता को भोजन की व्यवस्था करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा और भोजन सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता था। वे ये भी महसूस करते थे कि भोजन बर्बाद करना पाप है। परिणाम स्वरूप बहुत से माता पिता अपने बच्चों को प्लेट साफ करने के लिए डांटते थे। नियमित रूप से अतिरिक्त खाने का नतीजा ये हुआ कि हर हफ्ते कुछ औंस वजन बढ़ गया। हर रोज आप 1 औंस बढ़ाइए और 1 वर्ष में आपका वजन लगभग 23 पाउंड बढ़ जाएगा। 1 औंस ज्यादा नहीं है, परंतु 23 पाउंड बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको वजन की समस्या है तो ये आपको कल ज्यादा खाने की वजह से नहीं हुई है और आप कल भूखे रहकर इसे हल भी नहीं कर सकते। आपने ये अतिरिक्त वजन एक समय में एक अतिरिक्त ग्रास खाकर बढ़ाया है, जब तक कि मोटापा सच नहीं हो गया। गिने चुने अपवादों के अलावा आपने बस ज्यादा बार ज्यादा खाया है। आप इस समस्या को उसी तरह सुलझाएंगे जिस तरह आपने इसे पैदा किया है, एक समय में एक ग्रास। बहुतों के लिए ये थोड़ी अलग किस्म की समस्या है। कुछ लोग इतने जायका और आनंद पसंद होते हैं कि वे अक्सर स्टार्च व मिठाइयों पर अधिक एकाग्रता रखकर खाने की विनाशकारी आदतें अपना लेते हैं। इसको बिना व्यायाम वाले जीवन के ढंग के साथ संयुक्त करने पर वजन 1 औंस प्रतिदिन से भी कहीं अधिक गति से बढ़ जाता है। यदि बहुत अधिक वजन आपके लिए समस्या है तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप ध्येयों के खंड में 4थे अध्याय पर वापस जाएं और इसकी समीक्षा करें कि वजन से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। सबसे अधिक बुद्धिमान और सबसे अधिक शक्तिशाली गिर गया। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि गलत भीड़ का साथ पाने से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम अपने को बेवकूफ़ बना रहे हैं।
सोलोमन, जिसे अब तक का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, ने फिलिस्तीनी लड़की से विवाह किया जो मूर्ति पूजा करती थी। अनुमान लगाइए क्या हुआ होगा। इस बात को अधिक समय नहीं हुआ था जब उसके मस्तिष्क व निर्णय का उन बुराइयों से जिनसे कि वो घिरा हुआ था कोई मुकाबला नहीं था। उसने भी मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी। सैमसन आज तक का सर्वाधिक शक्तिशाली आदमी था, परंतु डेली लाह की ओर से लगातार यौन संबंधी दबाव के कारण वो उसकी इच्छाओं के सामने परास्त हो गया और उसने रहस्य उजागर कर दिया, जिससे वो अंधा व गुलाम हो गया। गलत संगति क्या करती है इस बारे में कहावत एकदम स्पष्ट है, और उसी तरह धर्म प्रचारक पॉल भी जब वो लिखता है, धोखा मत खाइए, गलत साथी सद्विवेक को भ्रष्ट कर देते हैं। इस बारे में सबसे अच्छी मिसाल जो मैं दे सकता हूँ वो बोलने में उच्चारण के ढंग की है। मैं इस बारे में निश्चिंत हूँ कि आपने देखा होगा कि जब दक्षिण से कोई लड़का या लड़की उत्तर में आता है तो कुछ ही महीने में वो बस उच्चारण के ढंग को अपना लेता है। अगर कोई उत्तरी लड़का या लड़की दक्षिण में जाए तो कुछ ही महीनों में हम उसे सामान्य रूप से बात करता पाएंगे। आप जिन लोगों की संगति में होते हैं उनसे तालमेल बिठा लेते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं और उनका हिस्सा हो जाते हैं। हाल ही में मेरा 12 वर्षीय बेटा लंच के लिए मुझसे पैसे मांग रहा था। मैंने उसे समझाना चाहा कि वो अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले लंच को छोड़कर पौष्टिक प्रोटीन बार खाया करे। वो अपने इनकार में काफ़ी दृढ़ था, इसलिए मैंने उससे कहा कि जो मैं उसे करने के लिए कह रहा हूँ वो मैं किया करता था। उसके जवाब ने सब कुछ किया। हाँ डैडी, परंतु आप हैमबर्गर खाने वाले लड़कों के समूह के साथ नहीं थे। वही साथियों के समूह का दबाव नवयुवकों को नशीली दवाओं, कपड़ों, यौन क्रियाओं व हिंसा आदि के बारे में प्रभावित करने में आश्चर्यजनक भूमिका निभाता है। हम जिन लोगों का साथ रखते हैं उनके न केवल लक्षणों गुणों को स्थायी तौर पर हासिल कर लेते हैं, बल्कि हम अपने परिवेश के शोर व गंध के प्रति भी अप्रभावित व संवेदना शून्य हो जाते हैं। जो लोग पेपर मिल वाले नगरों में रहते हैं या फर्टिलाइजर्स प्लांट्स के नज़दीक रहते हैं, वे उन गंधों के इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें जब तक कोई दूसरा इस बारे में ना कहे पता ही नहीं चलता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब मैं किशोर आयु में था, हमारा घर तेल के क्षेत्र से सिर्फ 10 मील की दूरी पर था और रेलगाड़ियां लगातार 24 घंटे आती रहती थीं। हम उनके शोर तथा मकान हिलने के इतने आदी हो गए थे कि हमें उनके गुजरने का पता ही नहीं चलता था। जब तक कि कोई रेलगाड़ी रुक नहीं जाती थी तब खामोशी हमें जगाती थी। ये सब मिसालें बताती हैं कि जब आप किसी नकारात्मक, बुरी या विनाशकारी स्थिति अथवा परिवेश के आसपास या उसके साथ काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं तो आप उसका विरोध करने की स्थिति से उसे सहन करने की ओर, और सहन करने से स्वीकार करने की ओर, और स्वीकार करने से उसमें भागीदारी करने की ओर, तथा यहाँ तक कि उसमें आनंद लेने की ओर बढ़ने लगेंगे। ये बढ़ता जाएगा और इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि शुरू करते समय ये कितना कम था। मेरी महत्वाकांक्षा हेरोइन का आदी होने की। अल्कोहल समेत नशीली दवाओं का सेवन हमारी युवा पीढ़ी के सामने सबसे बड़ा खतरा है। पिछले कुछ सालों में मैं नशीली दवाओं के विरुद्ध लड़ाई में बहुत हद तक शामिल रहा। उस दौरान मुझे कोई भी नशीली दवाओं का आदी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये स्वीकार किया हो कि उसने ये सब इनका आदी बनने के लिए शुरू किया था। ना ही मुझे कोई शराब पीने वाला नौजवान ये कहते हुए मिला कि शराब तो और अधिक नशीली वस्तुओं की ओर बढ़ने की शुरुआत थी। मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कोई कार्यक्रम बनाया हो कि किस तरह वो पहले चरस, फिर स्पीड और अंत में हेरोइन तक जाने वाला था। मुझे कोई नहीं मिला जिसने शराब की हंसी उड़ाई हो कि ये बच्चों की चीज़ है। मुझे कभी कोई ऐसा नौजवान नहीं मिला जो हल्के से भारी नशे की ओर जाने का महत्वाकांक्षी हो, जैसे कि कूल कैट्स। हर मामले में बच्चों ने जोर देकर कहा कि उन्हें इसके बारे में पता था। वे जानते थे कि इसका सेवन करने से उनके साथ क्या होगा और वे प्रतिज्ञा करते थे कि कभी इसकी लत नहीं लगाएंगे। ये प्रसिद्ध आखिरी शब्द हैं, क्योंकि जिस तरह एक दिया सलाई की बुझती हुई तिल्ली जंगल में आग लगा सकती है, उसी तरह ये सब नशीली चीज़ों के लिए प्रबल इच्छा की एक कश और या एक पैग और सामान्यतः कई महीनों पहले जलाई गई उस चरस भरी सिगरेट या लिए गए उस पहले पैग से शुरू होती है। आदत एक डोरी है। हम इसके धागे को रोज बुनते हैं जब तक कि ये इतना मजबूत ना हो जाए कि टूट ना सके। फिर उस आदत की डोरी की ताकत हमें शिखर तक ले जाती है या तले से बांध देती है। ये इस बात पर निर्भर है कि ये एक अच्छी आदत है या बुरी।